हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का सेट 1 प्रोवाइड कराया था जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे और आप लोगों ने काफी डिमांड भी किया कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 2। उसी तरह से सेम क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें और बताइए कैसा आप लोगों को लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को बताइए कि कहां से चुना गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले जो विधान सभा के सदस्य थे उनकी जो चुनाव किया गया था वो विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा चुना गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ध्यान में रखिएगा कि विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट आता है कि प्रथम अंतरिम सरकार की जो घोषणा की गई थी वो कब किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा की गई थी वो है 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। तो आराम से चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या सही तरीके से मिलान किया गया। तो अगर आप ऑप्शन डी पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अनुच्छेद जो 352 होता है और आपात स्थिति की घोषणा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जो आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात होता है। तो पहला जो आपका 352 अनुच्छेद है उसमें हम यही देखते हैं, राष्ट्रीय आपात यानी आपात स्थिति की घोषणा। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, सही तरीके से मिलान किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 371 में कौन-कौन से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, याद कैसे रखेंगे। इस पर मैंने ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फिर ये आपकी गलती है। तो मैंने याद कराया था आप लोगों को कि जो ए होता है, ए यानी कि 371 का ए वो नागालैंड से होता है, मैंने अन्ना याद कराया था। ठीक है, जो बी होता है, बी असम से संबंधित है, जैसे कि बी हम असम लिखते हैं तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि अ में बी जैसे आप छिपा रहता है, तो असम बी से संबंधित है। सी मैंने बताया था 371 का सी जो है वो कॉस्टली होता है, मणि कॉस्टली होता है, तो सी से कॉस्टली यानी मणिपुर का संबंध होना चाहिए था, ना कि मेघालय के साथ। तो ये पॉइंट गलत है। और जब 371 डी हमने बात किया था तो डी से दृष्टि बात किया था, और दृष्टि मतलब अंधा, इस तरह से याद कराया गया था, तो ये पॉइंट सही था। तो गलत क्या है, गलत यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान से बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 39 के ए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता रहता है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में इसमें बात किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और 40 जब अनुच्छेद हम बात करते हैं तो इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाती है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान न्यायिक संहिता नागरिक जो संहिता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तीनों अलग अलग बार बार पूछे जाते हैं। और लास्ट वाला जो मिलान किया गया वो गलत है, क्योंकि 48 के अंतर्गत हम जानते हैं कि 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, और यहाँ पे जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण दिया जा रहा है, ये हम जानते हैं कि ये 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 50 के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए कि कौन सही तरीके से मिलान किया गया। इस पूरे सीरीज में आप लोगों को पॉलिटी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और पूरे पॉलिटी से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो बस इस 300 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे गलत क्या है, सही सुमेलित हम बताना, सही सुमेलित क्या है। तो भाग 2 के अंतर्गत हम जानते हैं नागरिकता आता है, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है, ये दोनों गलत हो गया। भाग 4 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सी यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म यानी संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमेलित नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां और इन 12 अनुसूचियों से रिलेटेड कई सारे प्रश्न घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हम ऑप्शन डी पे नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे 9वीं अनुसूची का संबंध राज्य सभा में सीटों का आवंटन यानी स्थानों का आवंटन से नहीं है, क्योंकि ये तो बात 4th अनुसूची में कही जाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हो कि 9वीं अनुसूची जो है वो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है। जैसे भूमि संबंधित जो मैटर है वो इसमें अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी जो कि गलत था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज्य जो है विषय, ये किस सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया, संघ, समवर्ती और राज्य सूची। तो पंचायती राज जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये राज्य सूची का विषय है, बी होगा करेक्ट, राज्य सूची का विषय है। निम्न शब्दों पर विचार करें, ठीक है, निम्न शब्दों पर विचार करें। देखिए समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों को अगर हमें क्रम से सजाना है तो किस तरह से सजेगा, ये आपसे पूछा गया। ये प्रश्न प्रीवियस में भी पूछा जा चुका है। तो इसे हम कह सकते हैं सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। तो नागरिकता के संबंध में हम जानते हैं कि अगर ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, क्योंकि हम एकल नागरिकता को ही फॉलो करते हैं, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था। ये सवाल भी अच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है वो लोकसभा में 9 दिसंबर 1919 को पारित किया जाता है। और उसी तिथि को लोकसभा में जो कि ये पारित हो जाता है, प्रस्तुत होता है और पारित कर दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संसद से कब पारित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित होता है, 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होता है और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। तो इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि 11 दिसंबर को करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी 11 दिसंबर बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। क्लियर है। क्योंकि अगर लोकसभा पास कर देता है, राज्यसभा पास कर देता है, दोनों मत कह सकते हो कि संसद की संस्तुति तो मिल ही जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी थी। तो ये कौन सा संशोधन था जिसमें हमने 525 से बढ़ाकर के 545 किया गया। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है, 31वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बताइए कि अनुसूचित जो जाति है लोकसभा में इनकी सीटों की संख्या कितनी है, 84। और वहीं 47 जो है वो एसटी के लिए है, ये भी याद रखिएगा, 47 एसटी के लिए। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। 85 अनुच्छेद आप जानते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। 85 का 2 का बी होता है वैसे। नेक्स्ट क्या है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गढ़ पूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए। तो कोरम की जब बात आती है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों का 10वां भाग यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन बी। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय
समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो सोम्पेन जनजाति का संबंध आपको पता ही है कि किस अ, क्षेत्र से है, ये अंडमान और निकोबार। तो इन्होंने पहली बार 2024 में अप्रैल 2024 में अपना मत का प्रयोग किया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 2024 के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालेगांव नाम से जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, वो किस राज्य में स्थित है? तो मालोगाम नाम से जो पोलिंग स्टेशन था, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित था और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वोटर था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए, बताइए वो कौन सा अनुच्छेद? तो करेक्ट क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आर्टिकल 157। ठीक है, 157 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। 155 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। 156 में हम जानते हैं जो कि राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, ये तो करेक्ट है ही। 156 के फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो कि धारण करता है, पद धारण करता है, तथा अनुच्छेद 156 के 3 के तहत राज्यपाल सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण किए हुए रहता है। यानी 156 जो है वो पद से संबंधित है और राज्यपाल को पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो करेक्ट यहाँ पे फिलहाल सी हो जाता है 155। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक की निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक जा सकती है? यानी विधान परिषद जो है वो किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार ये माना जाता है कि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में प्रथम बार 3 महीने तक रोका जा सकता है और विधानसभा पुनः पारित होने पर 1 माह और इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 4 महीने के लिए। तो अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसे याद रखेंगे। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 100 अनुच्छेद 99 199 अनुच्छेद 199 में कहा जाता है कि किसी राज्य में यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक उसी तरह से संसद में लोकसभा करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? और ये सब प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो ऑप्शन बी होगा 164। ठीक है, 164 करेक्ट आंसर बन जाता है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का जो परमादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक अधिकार भी है, सांविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे उपरोक्त सभी अधिकार के अंतर्गत। तो डी करेक्ट है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो बताइए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और जो भी लाभ होते हैं मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि होती है या फिर 65 वर्ष की अवधि, जो भी पहले पूरा हो उसको। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रखा था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इस तरह की रोजाना आपको न्यू वीडियोस देखने को मिलते रहे और आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकें।
तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।